नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये किसी फिल्म का डायलॉग मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस देश की जेलों में बंद करीब 4.25 लाख से ज्यादा कैदियों और उससे कहीं ज्यादा संख्या में उनके अपने परिजनों की जिंदगी की काली सच्चाई है, जो अपने केस मुकदमों की सुनवाई में जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं। न्याय व्यवस्था की सुस्ती उनकी जिंदगी की रफ्तार को भी कुंद कर देती है। कई बार जैसे जीने का मकसद ही छीनता सा लगता है। क्या देश के नए आपराधिक कानून इस असलियत को बदल पाएंगे? इस पर कई जानकारों की राय सरकार से भिन्न है, अलग है, जो हम आपको आज इस बुलेटिन में दिखाएंगे। लेकिन सरकार का उससे पहले क्या दावा है वो आपको बता देते हैं। सरकार का कहना है कि पुराने 3 कानूनों की जगह उसके नए आपराधिक कानून देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर कर देंगे, फास्ट कर देंगे और उसमें रिजल्ट भी तुरंत दिखाई देगा। और ये भारत की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है। ये कानून लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी अभी कुछ देर पहले पास हुए हैं। अब सिर्फ राष्ट्रपति के दस्तखत होने बाकी हैं। जल्दी न्याय मिलेगा। गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर और पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को लिए समय मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, 3 साल के अंदर फैसला हाथ में। बड़ी बात है, 3 साल में कोई भी फैसला आ जाएगा, वरना सालों साल मुकदमे अदालतों में लंबित पड़े रहते हैं। हालांकि नए कानून पर पुराने कानूनों की छाया साफ दिख रही है, लेकिन कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनकी काफी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कह चुके हैं कि पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। उन कानूनों की प्राथमिकता राजद्रोह से निपटना और सरकारी खजाने की रक्षा करना था। इंसान की रक्षा, खासतौर पर महिलाएं और बच्चे उसके केंद्र में थे ही नहीं। लेकिन जब नए कानून आए हैं उसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध, हत्या और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। इन कानूनों का प्राथमिकता भारतीयों को न्याय दिलाना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है, और साथ ही पूरे देश की न्याय प्रणाली में एक रूपता लाना भी है। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। जो 3 नए कानून संसद के दोनों सदनों में पास हुए हैं उनमें काफी बदलाव है। जैसे इंडियन पिनल कोड की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में अब 358 धाराएं होंगी, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। अपराधों की 20 नई श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं। 33 अपराधों में जेल की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा भी शुरू कर दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड शुरू किया गया है। 19 धाराएं बिल्कुल हटा दी गई हैं। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड की यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी, जिसमें 531 धाराएं होंगी, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। 177 प्रावधानों में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं, 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 35 जगहों पर ऑडियो वीडियो का प्रावधान भी जोड़ा गया है। 14 धाराएं हटा दी गई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं होंगी, जबकि पहले 167 हुआ करती थी। कुल 24 धाराओं में बदलाव कर दिया गया है। 2 नई धारा, 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 6 धाराएं बिल्कुल इससे हटा दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर इन विधेयकों के पास होने का स्वागत किया
और कहा कि भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पास होना एक ऐतिहासिक पल है। ये विधेयक औपनिवेशिक दौर के कानूनों का अंत है। आम लोगों की सेवा और कल्याण पर केंद्रित इन कानूनों से एक नए युग की शुरुआत होगी। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक इस कानून की प्राथमिकता में महिलाओं और बच्चों और सबसे ऊपर है। उनके प्रति अपराधों को बहुत गंभीरता से लिया गया है। मान्यवर, ये पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में जो कुछ खास बातें हैं वो आपको जरूर जाननी चाहिए। नाबालिग से बलात्कार के हर मामले में पॉक्सो लगेगा। नाबालिग बच्चियों से रेप में उम्र कैद से मृत्यु दंड तक की सजा है। गैंगरेप के केस में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। बलात्कार पीड़ित के बयानों की ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी ताकि बयान बदले ना जा सके। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार के खिलाफ बोलने पर कोई रोक नहीं है। अब राजद्रोह को हटा दिया गया है, लेकिन देशद्रोह को गंभीरता से लिया गया है। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, तो जैसा कि आपने सुना, इस नए आपराधिक कानून में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में डालना आतंकवाद होगा। देश की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा संकट में डालना भी आतंकवाद से जोड़ा गया है। उम्र कैद से मृत्यु दंड तक जिसमें पैरोल नहीं होगा। आतंकी अपराधों की नई श्रृंखला होगी। सार्वजनिक सुविधाओं, निजी संपत्ति को नष्ट करना भी अपराध की श्रेणी में है। राजद्रोह यानी सिडिशन को हटा दिया गया है, लेकिन देशद्रोह गंभीर अपराध माना जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए अब आशय देखा जाएगा, यानी बोलने वाले की मंशा क्या थी और उसका मकसद क्या था। संगठित अपराध की पहली बार व्याख्या की गई है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालना। सिंडिकेट से की गई विधि विरुद्ध गतिविधि दंडनीय होगी। छोटे संगठित अपराधों में 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। अब आर्थिक अपराधों की नए सिरे से व्याख्या की गई है। संगठित अपराध में मृत्यु पर उम्र कैद से मृत्यु दंड तक सजा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का चेहरा मानवीय है, लेकिन इसके केंद्र में दंड नहीं, न्याय है और यह कानून प्रगतिवादी और सुधारात्मक है। जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है, फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हमें इस कानून के अंदर। वैसे कोई भी कानून जब बनता है तो वो अंतिम नहीं होता। समय और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किए जाते हैं। निश्चित ही इन कानूनों को जब व्यावहारिकता की कसौटी पर आने वाले वक्त में परखा जाएगा तो इनमें भी कुछ बदलावों की जरूरत हो सकती है, जो समय समय पर संशोधनों या अदालती आदेशों के जरिए आने वाले वक्त में हो सकते हैं। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि अब भी कई ऐसी चीजें हैं जो इन कानूनों में ठीक नहीं है, उन्हें बदला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं कॉलिन गोंजाल्वेज। उन्होंने ऐसे ही कई बिंदु हमको गिनाए हैं जिनसे उन्हें लगता है कि इन कानूनों से पुलिस को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी गई है। सुनते हैं
क्या कहना है कोलिन गोंजाल्विस का। वर्तमान सरकार का कानून, ये सरकारी कानून जो है 2023 का, ये 10 गुना और बेकार है और खतरनाक है। सबसे पहले पुलिस कस्टडी, और आपको मालूम है कि गिरफ्तार होने के बाद पुलिस कस्टडी में तुरंत टॉर्चर शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश लोगों ने, हमारा कॉलोनियल मास्टर ने ये सोचा कि पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो कानून है, ये सालों से है। अब ये नया सरकारी कानून में लिखा कि 15 दिन से 90 दिन हो सकता, 90 दिन, जिसमें पुलिस आपको लॉकअप में रखेगा, बुरी तरह से मारेगा और ये टॉर्चर चलते रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब टेररिज्म का स्टैट्यूट जो है सरकार का, ये तो खतरनाक स्टैट्यूट है, खतरनाक कानून है, सरकार ने बनाया। वो कानून का जो प्रावधान है, पूरा हमारा नया कानून जो अभी बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट वगैरह, ये नया कानून जो है उसमें टेररिज्म एक्ट के सारे प्रावधान इसमें लाने का कोशिश की। लेकिन 2 सेफ्टी प्रिकॉशन जो थे अक्यूज्ड के फेवर में, पब्लिक के फेवर में, 2 सेफ्टी क्लॉजेस जो था, एक है सैंक्शन, सैंक्शन को निकाल दिया। सैंक्शन का मतलब यह है कि आयो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, चार्जशीट फाइल करने के पहले, एक सरकारी ऑफिसर सारे जो एविडेंस है वो नजर लगाएगा, उस पर स्टडी करेगा और डिसाइड करेगा कि ये केस टेररिज्म केस है या नहीं, ये सच्चाई केस है या झूठा केस है, और उसके बाद सैंक्शन देगा या सैंक्शन इनकार करेगा। तो ये एक चेक है, सेफ्टी प्रिकॉशन। ये सैंक्शन का प्रोविजन रद्द हो गया नया कानून में। तो आयो जो करना चाहेंगे, फॉल्स केस भी अगर करना चाहेंगे वो कर सकेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। सेकेंडली, टेररिज्म स्टैट्यूट में एक सेकंड सेफ्टी क्लॉज था पब्लिक का सेफ्टी के लिए, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यह है कि सरकार एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर, जो पुलिस के तरफ से नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफिसर को सारे एविडेंस बताएगा जो आयोग ने जमा कर दिया, और ये बताने के बाद ये इंडिपेंडेंट ऑफिसर सोचेगा और ऑर्डर पास करेगा कि ये आगे चलना चाहिए या नहीं। और चिदम्बरम जब यूएपीए पार्लियामेंट में दाखिल की, उसने कहा आई हैव 2 सेफ्टी क्लॉजेस, सैंक्शन और अथॉरिटी। और इसमें नया कानून में ये अथॉरिटी भी रद्द किया, सैंक्शन रद्द किया, अथॉरिटी रद्द किया। तो ये पुलिस ऑफिसर जो है आयो, ये होल एंड सोल बनेगा और कोई पब्लिक के लिए कोई सेफ्टी क्लॉज नहीं रहेगा। तीसरा, एफआईआर। पब्लिक परेशान है, पुलिस के पास जाएगा, एफआईआर 10 करेगा, पुलिस लिखेगा नहीं, रजिस्टर नहीं करेगा, और पुलिस ये बहाना देगा कि हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये पब्लिक को अच्छी तरह से मालूम है, 6 महीने चल सकते हैं, 1 साल चल सकते हैं, आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। तो ललिता कुमारी का केस में 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने डिसाइड किया कि एक बार एप्लीकेशन आ गया और उसमें क्राइम दिखाई दे रहा है, आईपीसी का क्राइम उसमें दिखाई दे रहा है, मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट वगैरह, रेप, तो बिना कोई बात करके इमीडिएटली, बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि हैरेसमेंट बहुत होता है लोगों का। मैं नहीं करूंगा साहब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब नया कानून में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और
ललिता कुमारी का 5 जज बेंच डिसीजन को इग्नोर किया सरकार। नेक्स्ट, डीके बासु गाइडलाइन। डीके बासु गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि अरेस्ट और अरेस्ट के बाद तुरंत बाद टॉर्चर होता है हमारा देश में, तो इसको थोड़ा नियंत्रण लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु गाइडलाइन किया। अब देखो, सारे गाइडलाइन रिजेक्ट कर दिया, सारे गाइडलाइन निकाल दिया। पॉइंट नंबर 1, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका आइडेंटिटी क्या है, एक रजिस्टर में लिखा जाएगा, ताकि अगर टॉर्चर होगा तो उसको पकड़ सकता है। ये क्लॉज डिलीट हो गया, कट हो गया। सेकंड, मेमो ऑफ अरेस्ट में टाइम ऑफ अरेस्ट, कभी गिरफ्तार हो, और प्लेस ऑफ अरेस्ट, कहां गिरफ्तारी हो गया, ये जो है ये मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखना चाहिए, और जो अरेस्टी है, जिसको अरेस्ट किया, उसका हस्ताक्षर लेना चाहिए। ये डिलीट हो गया। तीसरा, इंजरी रिपोर्ट। जब अरेस्ट होता है तो तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए पब्लिक अस्पताल में लेना पड़ेगा, इसके बदन के ऊपर कुछ जख्मी है या नहीं। लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हर 2 दिन मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट में अच्छा रिपोर्ट आएगा, क्योंकि वो तब तक इनिशियली कोई टॉर्चर नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद टॉर्चर शुरू होता। अभी ये प्रावधान कि फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट के बाद हर 2 दिन चेकअप होना जरूरी है, ये डिलीट हो गया, तो टॉर्चर आप कर सकते। मेमो ऑफ अरेस्ट और इंजरी का रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजना जरूरी है, अलॉन्ग विद एफआईआर, विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपका एफआईआर चला जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, मेमो ऑफ अरेस्ट भी उसके साथ में रहेगा, और इंजरी रिपोर्ट उसके साथ में रहेगा। ये डिलीट हो गया। एफआईआर जाएगा, लेकिन नो मेमो ऑफ अरेस्ट एंड नो इंजरी रिपोर्ट। और फाइनली, ये डीके बासु गाइडलाइन, हर पुलिस स्टेशन में ऐसा एक बड़ा बोर्ड लगना चाहिए कि कोई भी पब्लिक को अरेस्ट किया तो इनका अधिकार क्या है, पुलिस क्या करना चाहिए, ये डिस्प्ले होना चाहिए। ये रद्द हो गया। फॉल्स अरेस्ट के लिए मुआवजा, और ये नया कानून में देखो मुआवजा कितना है, 1000 रुपया। तुम 5 साल में जेल सड़ोगे, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में आएगा ये फॉल्स अरेस्ट था, आपको 1000 रुपया का मुआवजा मिलेगा। विटनेस स्टेटमेंट, ये कभी साइन नहीं होता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करके आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको जवाब देना जरूरी है, आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साइन नहीं करते। साइन नहीं करते क्योंकि ब्रिटिश पुलिस को भी ये मालूम था कि अगर साइन करना है तो पुलिस उसको टॉर्चर करके इसका साइन लेगा। अभी नया कानून में क्या है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वीडियोग्राफी से आपको फंसाएगा। लीगल एड, कानून के हिसाब से हक बनता है लीगल एड अरेस्ट के समय से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ अरेस्ट लीगल एड होना चाहिए। मतलब अरेस्ट हो गया, तुरंत ऑफिसर को लीगल एड कमेटी से एक वकील बुलाना चाहिए कि सर हमने इसको गिरफ्तार किया, हमने अरेस्ट किया, आप जाके इनसे मिलना और लीगल एड देना। क्योंकि पॉइंट ऑफ अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति बता सकता है कि सर गिरफ्तारी आज नहीं हुआ, गिरफ्तारी 1 हफ्ते पहले हुआ, मैं तो लॉकअप में था पिछले 1 हफ्ते से, और उसने बुरी तरह से मुझे मारा। वो लीगल एड फ्रॉम पॉइंट ऑफ अरेस्ट रद्द हो गया। फाइनली कंपल्सरी इंफॉर्मेशन, ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारा संविधान में है गुप्त रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस।
पुलिस अपने पास आएगा, मैं कह दूं पुलिस साहब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अधिकार है। अब इसमें जबरदस्ती से लाया कि आपको ये बताना, वो बताना, ये बताना, वो बताना। हम नहीं करना चाहेंगे, हम विटनेस है, हम नहीं करना चाहेंगे। कौन हमें प्रोटेक्शन देगा? कौन हमारा रक्षा करेगा? अगर मैं कुछ बोलूं पुलिस को, कौन हमारा रक्षा करेगा? पुलिस करेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका तुलना करेगा ब्रिटिश जमाना का जो कानून और हमारा 2023 हमारी केंद्रीय सरकार का कानून, ये केंद्रीय सरकार का कानून 10 गुना खतरनाक है, 10 गुना खतरनाक। हमने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा साहब से भी राय जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये बिल उनको कैसे लगे और कितने जरूरी है। नया सीआरपीसी नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें कुछ बदलाव लाए गए। कोशिश की गई कि केस मुकदमे जल्दी चले, कोशिश की गई कि कॉम्पनसेशन दिया जाए, कोशिश की गई कि विटनेस प्रोटेक्शन लाई जाए। ये जरूरी चीजें थी और आनी भी चाहिए थी। लेकिन प्ली बार्गेन, जुर्म मानना, इसमें हम बदलाव नहीं ला पाए। हमने बहुत कम बदलाव किया। देखिए, आपने 7 साल तक ही कहा कि आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप जुर्म मान सकते हैं और आपको जुर्माना या सजा मिलेगी। पर मेरा मानना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर हम देखें पूरे नजरिए से तो हमें प्ली बार्गेनिंग का रेंज बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में ऐसा है कि अगर आपने किसी की मौत कर दी है, डेथ सेंटेंस, आपको लाइफ सेंटेंस मिली है, सजा आजीवन कारावास मिला है, तो आजीवन कारावास को छोड़ के आप कह सकते हैं कि साहब मैं 304 कल्पेबल होमसाइड पे अपना जुर्म मानता हूं और मुझे 10 साल सजा दी जाए। उससे ये होता है कि वो केस कोर्ट के सिस्टम से निकल जाता है और 10 साल सजा उस आदमी को, इंसान को काटनी पड़ेगी। तो ये जो बदलाव था, ये हमारी उम्मीद थी कि लाया जाएगा, वो नहीं लाया गया। साथ ही मेरा मानना है कि बेल गाइडलाइंस, सजा सेंटेंस देने की गाइडलाइंस, ये बहुत जरूरी थी। ये इन कानूनों में नहीं लाए गए और जब तक ये नहीं लाई जाएंगी तब तक हमारा सिस्टम में, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार नहीं आ सकता। क्योंकि अभी भी अगर जज को थोड़े पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, छोटी डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि कब बेल और कब ना दी जाए, नहीं तो बड़ी सब्जेक्टिव सी एक अपनी सोच के हिसाब से बेल दी जाती है, जो एक जमाने में सही था पर आज के जमाने में ये सही नहीं है। तीसरी चीज अब आई है जिसे पीनल कोड कहते हैं, जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। अब ये जो पीनल कोड लाया गया नया वाला, अगर आप इसको नजरिए से देखें ब्रॉडली, तो आप देखेंगे कि पुराने कानून की जो डेफिनेशन थी उनको सबको एक जगह डाल दिया गया कि कुछ नए प्रोविजन आए हैं। आपने इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम डाल दिया, आपने इसमें टेररिज्म डाल दिया, आपने इसमें मॉब लिंचिंग डाल दी। पर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि टेररिज्म यूएपीए में है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में है, ऑर्गेनाइज क्राइम स्टेट और कानून है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह में है। वहां इन कानूनों के साथ हमारे सिस्टम में, उन कानूनों में साक्ष्य के प्रावधान भी बदले गए और प्रोसीजरल प्रावधान भी बदले गए कि जो पुलिस के सामने बयान है वो लिए जा सकते हैं। अब आज के जो साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य बिल लाए हैं, उसमें तो ये बदलाव नहीं है। तो जब ये लागू किए जाएंगे तो पुलिस अफसर क्यों इन कानूनों को देखेंगे? हो सकता है कि सरकार चाहे कि यूएपीए में बदलाव लाए या मकोका वगैरह जैसे कानूनों को हटाया जाए या बदलाव लाया जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही जो बेल कंडीशंस हैं, बेल कंडीशंस अगर आप याद करें तो बेल की रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन आती है। 2 कंडीशन हैं जो टेररिज्म पे भी लगती है और ऑर्गेनाइज क्राइम पे भी लगती है। अब यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए मेरा मानना है कि कुछ कोहेरेंस इसमें लानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि न्यायालय क्या करे। हाँ, मेरा मानना है कि जो आपने कम्युनिटी सर्विस डाली, ये बहुत ही अच्छी चीज की। आप कम्युनिटी सर्विस आपने डाली पर सिर्फ 5,000 रुपए के ऑफेंसेस तक। अब आपको इससे बढ़ा के, कम्युनिटी सर्विस से बढ़ा के आपको ओपन प्रिजन्स भी लाने चाहिए, खुले जो कारावास हैं उनका भी जिक्र करना चाहिए। ये
कि ये केंद्र सरकार को करना चाहिए था, ये राज्य सरकारों पे नहीं छोड़ सकते। तो मेरा मानना है कि अगर हम पूरी तरीके से देखें तो जो जो बदलाव लाए गए हैं वो सरकार के नजरिए से ठीक है, पर हमें एक ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि अगर हम सजा बढ़ा रहे हैं, जैसे कि गफलत और लापरवाही से अगर किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 10 साल सजा है, गफलत और लापरवाही से अगर कोई और डेथ हो जाए जैसे डॉक्टर के हाथ से हो जाए तो 5 साल सजा है। तो ये संवैधानिक तौर पे सही है कि नहीं, ये अब अदालतों में देखा जाएगा, न्यायालय में देखा जाएगा। इसलिए हमें 150 साल के बाद हमने कानून जरूर बदला, पर मेरा मानना है कि कुछ हद तक जो हम पुरानी जो कॉलोनियल लेगेसी जिसे कहते हैं, अंग्रेजों के कानून जिसे कहते हैं, अगर हम उसको पीछे छोड़ना चाहते थे तो वो हम कर नहीं पाए। हाँ, ये एक स्टेप आगे है। उम्मीद है वक्त आने पे सरकारें इन कानूनों पे नजर रखती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। सुना आपने दो बड़े वकीलों को, कॉलिन गोंजाल्वेस, सिद्धार्थ लूथरा। दोनों की राय है कि इस कानूनों में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये नए कानून आए हैं ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुली छूट पुलिस व्यवस्था को दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकवादियों ने आज सेना के 2 वाहनों पर हमला किया। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं और 3 जवान घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां जबरदस्त फायरिंग अभी भी चल रही है। सेना के मुताबिक आज दोपहर 3:45 बजे सेना के 2 वाहन सैनिकों को ऑपरेशन साइट पर लेकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी आतंकियों की फायरिंग का जवाब दिया। बीते कुछ समय में राजौरी पुंछ इलाकों में आतंकवादी वारदातें बढ़ी हैं और सेना पर हमले की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इन पर हमने बात की आज के हमले पर रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से, जिन्होंने कई सालों तक इस इलाके में भारतीय सेना की सेवा भी की है। सबसे पहले तो मैं अपना शौक प्रकट करना चाहता हूं कि 3 जाने गई हैं, वो भी एक ऐसी यूनिट की जो मेरे रेजिमेंट की है, अपनी रेजिमेंट की यूनिट ही है ये 48 RR। आप बेशक सही कहते हैं कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मैंने कुछ सलाहें दी थी उस वक्त, मगर वो सलाह वही है कि देखिए मिलिटेंसी टेररिज्म काफी हद तक घट चुका है, घाटी में तो बिल्कुल ही घट गया है और पूरा जो उसका दारोमदार है वो पीर पंजाल पे आ गया है। पीर पंजाल की पहाड़ी जो दक्षिण की तरफ है उनमें टूटा फूटा जो है वो इलाका है, जमीन काफी टूटी फूटी है, यहाँ पर फॉरेस्टेड एरिया है, जंगलात बहुत है, तो हाइड आउट बहुत है यहाँ पर। अब इसके अंदर मेरे तरफ से तो ये सलाह नहीं होगी कि आप ऑपरेशंस को बढ़ाएं और टेररिस्ट को पीछा करने की कोशिश करें, नहीं, उसमें उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी ड्रिल जो है वो थोड़ी टाइटन करनी पड़ेगी। फौज के पास, आर्मी के पास बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, उनको बस अपने आप को थोड़ा और चुस्त करना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर रिविजिट करना पड़ेगा अपने ड्रिल्स को और इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। साथ ही जो इनकी गाड़ियां हैं उस पर थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि ये गाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा एम्बुश की कार्रवाई हो रही हैं। अगर गाड़ियां हार्डन्ड गाड़ियां हो, उनके ऊपर बुलेट प्रूफिंग हो ज्यादातर गाड़ियों पे, तो उस हालत में इस एम्बुश के अंदर, पहले फ्लश के अंदर वो कैजुअल्टीज नहीं होंगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आर्मी के पास पूरे साधन हैं, पूरे तौर तरीके हैं, बस उनको थोड़ा रिव्यू करके और चुस्त हो जाए तो उससे आपका काम बन जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। अब सभी राजनीतिक दलों की आम चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भी कवायद तेज कर दी है, लेकिन असली कवायद अब इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर है। सीट बंटवारा ठीक से हो गया तो चुनौती भी ठीक से बीजेपी को दे पाएंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस के साथ कई दलों की पटरी नहीं बैठ रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से कितनी बात बन पाएगी, फिर वहां पर लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो गठबंधन में साथ हैं, तो क्या तीनों मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे? खबर है कि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को इससे बाहर रखना चाहता है।
इंडिया गठबंधन की बैठक में तृणमूल के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठी दिखी। अब बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा तैयार करने की कवायद में जुटे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेता अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग की संभावना तलाश रहे हैं। अपने हाल के दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों से कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस तैयार है सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सारे पार्टीज जो इंडिया अलायंस में है चाहते हैं कि आपस में सीट शेयरिंग हो, चाहते हैं कि साथ मिलके इलेक्शन लड़ें। तो जो परसों जो मीटिंग हुई थी अशोका होटल दिल्ली में, उसमें एकदम साफ किया गया था कि जल्द से जल्द हम सीट शेयरिंग की बात शुरू करेंगे और सारे पार्टीज के साथ बातचीत होगी और सारे पार्टीज आपस में बात करके एकमत होकर चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 43.3% वोट मिले थे और 22 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5.6% वोट मिले थे और वो 2 लोकसभा की सीटें जीत पाई थी। जाहिर है, अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते तो करीब 49% वोट हासिल कर सकते थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 5.6% वोट और लेफ्ट को 7.5% वोट मिले थे। यानी दोनों पार्टियां मिलकर सिर्फ 13.1% वोट ही हासिल कर पाई थी। बुधवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी हाईकमांड से मिले और राज्य में सम्मानजनक सीट शेयरिंग किस पार्टी से हो, ये फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया। टीएमसी के साथ अलायंस होता है तो क्या बता देंगे ना हमारे आला कमान जब होगी। लेकिन आज मतलब अंदाज से कैसे बात करे? लेकिन कुछ इस तरह की बातचीत हुई है क्या दादा? हमारे पार्टी की तरफ से बात है, रोजाना होते हैं, रोजाना बात होते हैं, बात क्यों नहीं होंगी? तो क्या माने कि बंगाल में आप लोग मिलकर लड़ेंगे? जो फैसला होगी बता देंगे आप लोग। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन के लिए तो तैयार है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को इससे दूर रखना चाहती है। लेफ्ट के नेताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाई हुई है। ऐसे में इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियां पश्चिम बंगाल में एकजुट हो पाएंगी, जिसकी संभावना कम दिखाई देती है। दादा, इस तरह की बातचीत हो रही कि बंगाल में आपके कांग्रेस के साथ अलायंस होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन में इस तरह की बातचीत हुई है? ये तो वक्त की बात है, अभी बातचीत हो रही। हम चाहते हैं कि सब एक साथ लड़े, अब देखा जाए कहाँ तक क्या पहुँचे। लेकिन जो आप लोग की बातचीत हो रही है कि क्या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे कि उसमें लेफ्ट भी आएगा? सब तो चाहते कि लेफ्ट भी आए, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा, अब देखा जाए। अलग अलग स्टेटमेंट चल रहा चारों तरफ से। लेकिन दादा, इस तरह की बात आ रही है कि टीएमसी जो है कांग्रेस के साथ अलायंस करने के इच्छुक है और संभवतः लेफ्ट बाहर हो जाए गठबंधन से। नहीं, ये तो सब स्पेकुलेशन है, सब स्पेकुलेशन है। अब आगे बढ़ के देखा जाए क्या बने। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों का इस बात पर जोर रहेगा कि कुछ सीटों पर भले ही आपसी टकराव हो, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इंडिया गुट से जुड़ी पार्टियों के बीच आपसी समन्वय बना रहे। व्यवहारिक तौर पर यह फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में दिखाई दे सकता है, जहां लेफ्ट पार्टियों के सीट शेयरिंग पर बातचीत से बाहर रहने के आसार हैं। दिल्ली से राजीव रंजन और सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जैसे आपके और हमारे शरीर में एक जान होती है, वैसे ही पेड़ों की भी जान होती है। आपको और हमको दर्द होता है, पेड़ों को भी दर्द होता है। हमारी और आपकी ज़बान होती है, पेड़ों की बस ज़बान ही नहीं होती। और शायद इसीलिए लोग उन्हें काटने या छाटने से बाज नहीं आते, जबकि सब जानते हैं कि अपराध है। लेकिन हमारी सनक या हमारी ज़रूरतें कई बार पेड़ के हक को छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें हम ज़रा सी बात पर काट देते हैं, छांट देते हैं, गिरा देते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 150 साल पुराने एक पीपल को कुछ ही घंटे में इतनी बुरी तरीके से काट दिया गया कि लोग हैरान रह गए। हालांकि कई हैरान लोग इस तमाशे को देखते ही रहे और कुछ किया भी नहीं। जो उसकी छाया में पले, उनकी भी जुबान बंद है। शायद पेड़ की आज जुबान होती तो वो सब बता देता। हजारों पंछियों का यह आशियाना देखते ही देखते उजड़ गया। घोंसला बनाकर रहने वाले पंछियों के करीब 200 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए।
150 साल पुराना पीपल का ये पेड़ 5 घंटे में बुरी तरह काट छांट दिया गया और वन विभाग को कोई भनक तक नहीं लगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के इस वाकये से आसपास के कई लोग हैरान हैं। जिन्होंने पेड़ को कटने से रोकने की कोशिश की वो अकेले पड़ गए। मैं विरोध ये किया कि ये झाड़ को मत काटो और इसके नीचे झाड़ जहाँ पे पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था उसके नीचे हरी वो आती है, ग्रीन कपड़ा आता है ना, ग्रीन वाला जो खेतों में लगता है, उसको बांध दो और पूरा घोंसला को उसमें रख दो, है ना। तो इन्होंने आनन फानन में हमको बोला चुपचाप रहिए, हम अपना करा लेंगे, है ना। तो वो करा लेंगे तो उसमें सीधा सीधा इन्होंने झाड़ काट के पूरे पक्षी नीचे गिर गए। जो पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जिनकी नेस्टिंग है, वो है कॉर्मोरेंट। शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो शेड्यूल 4 की पक्षी है, जिसके तहत पक्षियों का मारना, हंटिंग प्रोहिबिटेड है, मना है, वर्जित है। ये सेक्शन 9 बोलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो उस मुताबिक तो उनको पेड़ काटना ही नहीं चाहिए था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछना था। तो हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं या उन पर दंड होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें फिर से ना हो और एक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक करीब के लोहरसी गांव के कुछ युवक जेसीबी मशीन लेकर पेड़ काटने आए। इस दौरान 5 घंटे बिजली भी बंद करवा दी गई। खास बात यह है कि वन विभाग का दफ्तर यहां से महज 300 मीटर दूर है। फिर भी विभाग का कहना है कि उसे पता ही नहीं चला। अब जांच हो रही है। अभी तक खबर ये है कि कुछ पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो हम उसका जांच कर रहे हैं। अभी देखिए, पहले प्रक्रिया हम लोग जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो रहता है इनके वन विभाग द्वारा पीआर इशू किया जाता है। एफआईआर का प्रावधान वन विभाग में नहीं है। तो जो पीआर है वो हमारा इनकी ऑफेंस रिपोर्ट है, हम लोग वो इशू करते हैं। इसमें परमिशन तो राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, हम इसमें बस मूल्यांकन करके उनको देते हैं। कोई खुलकर नहीं बता रहा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे उन कुछ लोगों का हाथ है जो पंछियों द्वारा गंदगी की शिकायत करते रहे हैं। उधर प्रशासन और नगर निगम भी अपनी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहे हैं। हम लोगों को भी न्यूज़पेपर और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वृक्ष की कटाई जो है वो की गई है, परंतु राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी जो है उसकी वहाँ पर मौजूदगी की बात संज्ञान में नहीं आई है। और इसको लेकर के वन विभाग के साथ भी चर्चा हुई है और चर्चा करके जो है इसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो है नियम संगत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई निगम के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारे विभाग होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सबके अलग अलग विभाग होते हैं। पेड़ काटने का विभाग जो है वो जो फॉरेस्ट विभाग से संबंधित होता है, चूँकि निगम क्षेत्र के प्रीमाइसेस में आता है, इसलिए यहाँ पे इनका भी निगम का भी रोल आता है, पर वो परमिशन संबंधित आता है जो नहीं आया था। दूसरा इसमें है कि पक्षी के लिए भी जो है उसके लिए भी जो फॉरेस्ट विभाग है उनके माध्यम से जांच की जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है वो इस पर जांच करता है। इसमें निगम के एम्प्लॉयमेंट का कोई न सहयोग है न कोई रोल है। और जो भी पेड़ कटाई हुआ होगा वो पता नहीं अब किसके माध्यम से है, वो तो जो है जाँच का विषय होगा, जो फॉरेस्ट विभाग जाँच करेगा उसमें संज्ञान में आएगा। रिहायशी इलाके के बीचों बीच जनता की आंखों के सामने 150 साल पुराने एक पेड़ की ये दुर्दशा। फिर भी जनता में किसी के मुंह खुलते नहीं। पेड़ का मुंह होता तो बता ही देता, लेकिन उसकी जान तो होती ही है, दर्द उसे भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।